हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज से आपकी 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के 20 प्रैक्टिस सेट होंगे। और इससे पहले कुछ मैथ के प्रैक्टिस सेट भी डाले गए हैं चैनल पे, जो कि आपके एमटीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो भूमि की हमें आवश्यकता पड़ती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है और मानव पूंजी की आवश्यकता भी पड़ती है। सरकार की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। ठीक है, भूमि, श्रम और मानव पूंजी तीनों की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। कार्यशील पूंजी, अचल पूंजी, मानव पूंजी या फिर उत्पादन के कारक, तो उन्हें कहते हैं कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। देखिए जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो स्थगन की पावर जो होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होती है, लोकसभा के स्पीकर जो होता है उसको होती है। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन तो अब इसमें क्या होगा, तो देखिए जब ये बात कब की हो रही है, स्थगित का आप इसमें मतलब समझिए सत्र को बुलाने और मतलब करने के लिए, और सत्रावसान यानी कि खत्म करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, तो वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो उसको बुलाने के लिए पावर होती है राष्ट्रपति के पास, और उसको खत्म करने की पावर भी किसको होती है, तो राष्ट्रपति के पास ही होती है। लेकिन बात स्थगन की आएगी, यानी बीच में रोकने की आएगी बैठक को, तो वो पावर किसके पास होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, क्योंकि आपका ऑप्शन ही नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 69। तो जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में है, तो ये आपके आर्टिकल 21 में है। ठीक है, आर्टिकल 21 में कुछ स्वतंत्रता और है, वो भी ध्यान रखिए। जैसे जो निजता का अधिकार है, यानी राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये भी कौन सा है, ये भी आपका आर्टिकल 21 में ही है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार। और इसके अलावा जो आर्टिकल 56 है, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कितना होता है, जो सामान्यतः कार्यकाल जो सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। तो वो राजा कौन सा था, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो वो राजा था अशोक। बात करें कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, अशोक और खारवेल के बीच हुआ था। खारवेल कौन था, कलिंग का राजा था। और इस कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किस शिलालेख में है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। आपसे पूछा कब वापस ले लिया था, तो 1920 में तो शुरुआत हुई थी, और चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था आपका 1920 में। ठीक है, और वापस कब हुआ, तो चौरी चौरा घटना के बाद में 1922 में वापस ले लिया गया था। बात करें 1925 की, तो 1925 किस लिए फेमस है, तो 1925 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बेलगांव अधिवेशन जिसमें क्या किया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्या है 1925 में क्या हुआ था, 1925 नहीं, यहाँ पे 1924 मान लीजिए। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बात करें 1925 की, जो यहाँ पे दे रखा था, तो 1925 भी फेमस क्यों है, क्योंकि 1925 में क्या हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी, और ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कौन थी ये, प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने
कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1924 को कर लेना। 1924 में क्यों फेमस है, क्योंकि बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि आपका महात्मा गांधी ने इसमें अध्यक्षता की थी। और बेलगांव कौन से राज्य में पड़ता था, तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्थल डमरू मध्य उसकी उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। देखिए स्थल जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जमीन का कोई बहुत बड़ा भूखंड है, तो भूखंड है जमीन के बहुत बड़े, ठीक है, इनको मान लीजिए कोई पतली सी जमीन का छोटा सा रास्ता इनको जोड़ रहा है, तो ये छोटा सा जो रास्ता होता है इसको क्या बोलते हैं, स्थल डमरू मध्य। क्योंकि देखिए ये इसको जोड़ता है, ये डमरू जैसा बन जाती है आकृति, तो इसको स्थल डमरू मध्य बोला जाता है। आपसे पूछा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है, बीच में जो स्थान है जोड़ने वाला वो कौन सा है, वो आपका पनामा है, ठीक है, जो इनको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा देशांतरों के बीच स्थित है। देखिए आप इसमें एक चीज़ समझ लीजिए जो आपको अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आपके काम आएगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से है, इसके हम 4 हिस्से करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो भारत कहाँ पे है, भारत आपके इस वाले हिस्से में है, किस में है, इस वाले हिस्से में है भारत आपका, ठीक है, मानते हैं आपका इंडिया है, जो कि आपका उल्टा सीधा बन गया है, कोई नहीं, आप मान लीजिए कि आपका भारतीय है। तो इसकी स्थिति क्या होती है, देखिए ये जो आपकी बीच वाली लाइन है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर मानी जाती है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो अंतिम लाइन है ये आपकी 180 डिग्री देशांतर होती है। तो भारत की जो पोजीशन होगी, बढ़ते किधर से इधर को बढ़ेंगे, तो भारत की जो भी पोजीशन होगी वो 0 से 180 के बीच में होगी, और पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगी, ये देशांतर की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप कॉमन सेंस लगा के भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे, तो 68 डिग्री 7 इंच पूरब है, तो दूसरा जो देशांतर होगा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से लेकर है, तो इसका मतलब ये जो कौन सा हो गया, ये आपका पश्चिम वाला होगा यहाँ पे, और पूरब वाला यानी ये वाला कौन सा होगा, तो ये वाला जो होगा वो 68 से तो अधिक ही होगा, क्योंकि देशांतर की जो वो है, जो देशांतर है वो आपका क्या है, पूरब की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 0 से 180 के बीच में है, तो 68 से अधिक ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जो 68 से अधिक है। तो आप इसको समझ भी सकते हो कि इसका जो भारत का पूर्वी पश्चिमी देशांतर है वो आपका ये हो गया, और जो पूर्वी देशांतर है वो आपका 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी हो गया। अब इसी को क्वेश्चन में समझ लीजिए आप अक्षांश और अक्षांश, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश कौन से होते हैं, जब हम पृथ्वी को इस तरह से लाइनों में विभक्त करेंगे तो ये आपके अक्षांश होते हैं, और जब हम इस तरह से बांटते हैं तो आपके देशांतर होते हैं। तो भारत की स्थिति है कौन सी, भारत की स्थिति आपकी ये कौन से गोलार्ध में हो जाएगी, देखिए ये पूरा गोला हो गया, पूरे गोला का आधा भाग यानी ऊपर वाला हिस्सा कौन सा बोलता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब भारतीय स्थिति किस में है, भारतीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध के भी कौन से हिस्से में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। तो ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। तो भारत की जो भी स्थिति होगी वो 0 से अधिक होगी, और ये वाली आपकी कितनी होती है, ये आपकी 90 डिग्री होती है अक्षांश रेखा, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में होगी, और 0 से बढ़ेगी और 90 की तरफ जाएगी। तो जो भारत का जो सबसे निचला पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब जो अंतिम पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्योंकि ये अभी उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको ये सब कुछ भी चीज़ ध्यान ना रहे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि जो देशांतर हैं दोनों जो देशांतर हैं, दोनों देशांतर के बीच में लगभग 30 अंश का अंतर होता है, और दोनों ही अक्षांश के बीच में लगभग 30 अंश का अंतर होता है। तो आपको यदि कुछ भी ना याद रखे तो आप 30 डिग्री के अंतर से भी आप ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में लगभग कितना अंतर हो गया, 30 डिग्री का, और इन दोनों में कितना अंतर हो गया, लगभग 30 डिग्री का, ठीक है। वैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, फिर भी यदि भूल जाते हो तो आप इतना ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 97.25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है,
तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन के लिए वसा को पायसी बनाना। और पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त श्रावण होता है यकृत से, ठीक है। और पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? तो इकट्ठा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय, ठीक है, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट में एक सामान्य पुरुष सांस लेता है, सांस कितनी बार लेता है? बात सांस की हो रही है, 10 से 15 बार, 14 से 18 बार, 35 से 45 बार, या फिर 45 से 55 बार। तो जब बात सांस की आती है तो सामान्यतः वो 14 से 18 बार आती है, 14 से 18 बार, यानी सामान्यतः 16 या 17 बार आपका क्या होता है? सांस लेता है 1 मिनट में। लेकिन ये तो आपसे पूछा है धड़कन कितनी बार धड़कती है, तो धड़कन की जब बात आती है तो वो आपको पता ही है वो कितनी बार होती है, वो आपकी 72 बार होती है, यानी 72 बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की गति में न्यूनतम है, इन ध्वनि गति इनमें से किस में न्यूनतम होती है? देखिए ध्वनि के बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके अगले आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वो देखिए, ये ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उससे कम किस में होती है? उससे कम होती है आपकी द्रव में, और उससे कम होती है आपकी गैस में, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस में होती है, यानी जितना ठोस होगा कोई भी पदार्थ उसमें ही ध्वनि गति ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सबसे कम किस में होगी? तो सबसे कम आपकी गैसीय पदार्थ में होगी। अब इन तीनों के मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। देखिए इस्पात ठोस होता है, गारा भी हल्का ठोस ही होता है, पारा भी ठोस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। चूंकि गैस है तो सबसे कम स्पीड किस में होगी? सबसे कम स्पीड आपकी गैस में ही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे यही पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा गति ध्वनि की इनमें से किसमें है, तो इसमें सबसे ठोस कौन सा है? सबसे ठोस इस्पात यानी कि स्टील है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी? तो सबसे ज़्यादा आपकी इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो होगी वो आपकी स्टील में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के याद से होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उसके बराबर ही बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये कोई व्यक्ति है और इसके आगे कोई समतल दर्पण बना रखा जाएगा, तो इसके बराबर ही क्या बनेगी? इसकी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा? एकदम बराबर होगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, टेबल, स्प्रेडशीट या फिर लेवल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अमोनियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है? तो देखिए अमोनियम फास्फेट, तो अमोनियम फास्फेट, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3, ठीक है। और अमोनियम का क्या होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके जो 3 अणु हैं वो क्या जाएंगे? हो जाएंगे आपके, देखिए अमोनियम फास्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? NH4 का होल थ्राइस और PO4, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस के अमोनिया के जो माइनस के 4 क्या होती है आपकी, इसकी इसको बोलते हैं आपको संयोजकता जो होती है वो आपकी कहाँ जाएगी? वो आपकी फॉस्फेट के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा और आपका 3 इसके पास आ जाएगा। फॉस्फेट की 3 होती है तो 3 इसके पास जाएगा, और अमोनिया की 4 होती है तो 4 इसके पास जाएगा। तो NH4 का होल थ्राइस और PO4, ऑप्शन नंबर C क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिकानून द्वारा प्रस्तावित किया गया था, त्रिकानून किसके द्वारा बनाया गया था? न्यूलैंड, रदरफोर्ड, मेंडलीव या फिर डोवर्नर। तो त्रिकानून बनाया गया था डोवर्नर के द्वारा, ठीक है। जकारियस जेनसेन ने किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था माइक्रोस्कोप का, ठीक है। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। हिटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित है? हिटिंग बिलो द बेल्ट, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका मुक्केबाजी से है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2024 में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा मिला है? देखिए ये क्या है? HL यानी हेल, हेल आपका पहले से नवरत्न है, भेल भी आपका पहले से है, और ईडा भी आपका पहले से है। सॉरी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या बना है आपका? 1 साल पहले बना है, तो ये भी पहले से है, और ये आपका क्या बना है? ये आपका नया नया बना है, ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्या है आपका? नया नया किसमें? नवरत्न में शामिल हुआ है। और आपका जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये आपका क्या है? लगभग 1-1.5 साल पहले आपका नवरत्न में शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 की थीम क्या है? बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, मानवता को ऊपर उठाने वाली सभी श्रम की गरिमा व महत्व,
बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा या फिर लचीला अनुपात। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां। देखिए, मई 2024 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड 2024 किसे मिला है, यानी विटली अवार्ड किसको मिला है? तो विटली अवार्ड मिला है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली अवार्ड मिला है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? विटली अवार्ड। किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन है, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हौज खास कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हौज खास आपका कहाँ है? हौज खास आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये किसने बनवाया था हौज खास? तो ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज खास। कहाँ पर है? तो आपका ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता को बांध कहलाता है? इन अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो मित्रता का बांध है वो कौन सा है? सवालकोट, बड़ी घाट, सलमा या फिर अपर करनाली। तो जो आपका सलमा डैम है वो आपका भारत के द्वारा बनाया गया है अफगानिस्तान में, और ये भारत और अफगानिस्तान की मित्रता को दर्शाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? H2SO4, HCl, H2CO3 या फिर H3PO4। तो देखिए, कार की बैटरी में कौन सा प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कौन सा, सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका अम्ल यही होता है। ठीक है, ये बैटरी में डाला जाता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको तेजाब भी बोलते हैं। देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? देसी भाषा में इसको तेजाब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्ययंत्र नहीं है, यानी किसमें तार नहीं है? सितार में तार होता है, सरोद में भी होता है, संतूर में भी होता है, लेकिन तबला में तार नहीं होते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? ईरान है, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है। जो ओपेक है, जो कि आपका ओपेक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसमें कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य देश 13 देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका बेना में है। बेना कहाँ पर है? ये आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी बेना में है ओपेक का मुख्यालय। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला था। यदि आपको इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैं अभी फिलहाल जीएस के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि यहाँ पे कुल 20 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।